कहानी की शुरुआत कोरिया के सुंदर सियोल शहर से होती है, जहां यॉन सिम नाम की एक बूढ़ी महिला अपने घर में आराम कर रही है। अचानक नींद खुलती है और यॉन को याद आता है कि उसके दवाइयों का समय हो चुका है। वो पुड़िया निकालकर उन्हें खाने के लिए पानी का ग्लास उठाती है। तभी सामने मौजूद एक महिला को गमले में दोबारा पानी डालने के लिए टोकती है। महिला कहती है, कुछ पेड़ धूप की वजह से जल्दी मुरझा जाते हैं, इसीलिए हमें उन पर ध्यान देना पड़ता है। यॉन को समझ नहीं आता कि जब सभी पौधों पर पानी बराबर दे दिया गया है, सबको बराबर धूप लग रही है, तो फिर आखिर ये चंद पेड़ सूख कैसे जाते हैं। इस पर वो महिला उसे बताते हुए कहती है, ठीक वैसे ही जिस तरह तुम कम पानी पीती हो, वहीं तुम्हारे दोस्तों की शारीरिक क्षमता अधिक पानी पीने की है। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई और हमें मालूम पड़ता है कि यह महिला कोई और नहीं, यॉन की माँ है, जिसका उन्हें गंभीर बीमारी के चलते अक्सर ख्वाब आया करता है। ऐसा ख्वाब जो यॉन को उसके बचपन के दिनों में समेट देता है, जिन्हें वो आज तक नहीं भूल पाई है। फिलहाल यॉन की नजर दरवाजे पर पड़ती है और यहाँ आज उसका इकलौता बेटा वोंग अपनी पत्नी जिन और बेटी तेसो के साथ आया है। लेकिन वो यहाँ छुट्टियां बिताने नहीं आए, बल्कि हमेशा की तरह आज फिर अपनी माँ से मदद मांगने के लिए दिखाई दिए हैं। वरना खुदगर्ज वोंग ने तो इतने सालों में एक बार माँ का हालचाल भी नहीं जाना। लेकिन आज बिजनेस में लॉस की वजह से सरकार और बैंक के कर्जदार हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से पूरे परिवार के साथ माँ के घर पनाह लेने पहुँच गया है। यॉन अच्छे से जानती है बेटा वोंग कितना मतलबी है। जब जब उसे पैसों की जरूरत पड़ी तब तब वो यॉन के पास आया और लाख शिकायतों के बाद भी माँ की ममता के आगे ही सही वोंग हमेशा से उन्हें मना लेता, जिसके चलते बूढ़ी यॉन के पास इंश्योरेंस के कुछ पैसे और उस घर के सिवाय कुछ भी नहीं बचा था। और अब वोंग चाहता है कि माँ पिताजी की आखिरी निशानी को भी बेच दे, जिसके लिए वो हरगिज तैयार नहीं होती। माँ बेटी में यह बहस चल ही रही होती है कि इसी बीच यॉन से मिलने के लिए उसकी बचपन की दोस्त ग्वेम आती है, जो बदकिस्मती से उनकी बहू यानी वोंग की पत्नी ह्योन की माँ थी, जिन्होंने बच्चों की शादी करवाकर अपनी इस बचपन की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया था। यॉन अपनी जिगरी दोस्त ग्वेम को देखकर खुश होती है, परंतु वो अपने नालायक बेटे का मुंह तक नहीं देखना चाहती। इसीलिए डिनर करने के लिए दोनों बाहर जाते हैं, जहाँ ग्वेन का कहना है कि उसके लाड़ प्यार ने उसके बेटे को बिगाड़ दिया, वरना वो इस तरह का तो नहीं था। यॉन को भी कहीं न कहीं अपनी इस गलती का एहसास होता है, लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी है। ग्वेम उसे वापस घर चलने की गुजारिश करती है, ताकि बेटी दामाद से ना सही लेकिन नातिन से तो मिल ले। इतनी दूर से उससे ही तो मिलने आई है। मगर जिद्दी यॉन अब एक भी मिनट अपने बेटे के साथ नहीं बिताना चाहती। इसीलिए नहीं कि वो उसके घर में रुकने के लिए आया है, बल्कि अगर गलती से भी उसने आंखों के सामने उसे रोता हुआ देख लिया तो मजबूरी में जो बचा है वो भी दांव पर लगाना पड़ जाएगा। ऐसे में वो दोनों एक अन्य दोस्त के खाली पड़े घर पर जाकर रुकते हैं और पूरी रात बचपन की उन्हीं यादों को तरोताजा करते हुए एक दूसरे से खूब हंसी मजाक करते हैं। तभी यॉन उससे गांव जाने की इच्छा जताती है। ग्वेम तो ये सुनकर दंग रह जाती है। उसे लगता है जरूर यॉन अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रही है, तभी तो वो गांव वापस जाना चाहती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो तो वहाँ मौत को गले लगाने नहीं, बल्कि बचपन की उन पुरानी यादों को फिर से जीना चाहती थी। आखिर उसकी उम्र ही कितनी थी, मात्र 16 साल, जब उसने अपनी माँ को खो दिया था। और फिर सुबह होती है और हम यॉन को एक बार फिर से बचपन के ख्वाबों में जाते हुए देखते हैं, जहाँ बीमार होने के बावजूद भी उसकी माँ काम किया करती थी। एक रोज तो काम करते वक्त उनके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी, जो देखकर नन्ही यॉन डर गई थी। तभी यॉन को पुकारने की आवाज आती है, जिससे उसका यह सपना टूट जाता है। यहाँ यॉन को एहसास होता है कि उसकी दवाइयाँ इतनी स्ट्रांग हैं कि बार बार अपनी माँ की याद सताने लगती है। ग्वेम पूछती है, किस तरह की दवाइयाँ ले रही हो? क्या तुम्हें भूलने की बीमारी है? वो कहती है, नहीं, मुझे पार्किंसन है। लेकिन ये बात उसने अपने तक ही छुपा कर रखा है, क्योंकि अगर गलती से भी बेटे वोंग को पता चला तो वो उसे किसी पुराने नर्सिंग होम में एडमिट कराकर घर बेच देगा। और ग्वेम को भी ये बात अपने तक रहने की हिदायत देती है, जिसके बाद वो दोनों बिना किसी को बताए अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। अब गांव पूरी तरीके से बदल चुका है, लेकिन यॉन की यादें अब भी बरकरार है। वो वहाँ ग्वेम के घर पर रुकती है। यहाँ उसे स्कूल के दिनों पर आधारित एक शायरी मिलती है, जिसे ग्वेम ने लिखा था। शाम को यॉन
उसकी कविताओं की हौसला अफजाई करते हुए आगे भी लिखने को कहती है ताकि पूरी होने पर एक किताब छपवा सके। रात होने पर दोनों एक दूसरे के बच्चों की बातें कर रहे हैं। जहाँ इयान अपने बेटे को नालायक कहती है तो वही ग्वेम के हिसाब से उसका बेटा सियोंग भले ही उससे दूर रहता है लेकिन कभी कदार माँ का ख्याल कर लेता है। बातों ही बातों में इयान पूछती है, हमारे बचपन का स्कूल बंद क्यों हो गया? ग्वेम कहती है, अब वहाँ कोई बच्चा पढ़ने नहीं आता। तो इयान आसमान में मौजूद तारों को निहारते हुए कहती है, तो फिर हमारे सारे पुराने दोस्त कहाँ गए? जिंदा भी है या कि सब चल बसे? अगले दिन खरीदारी करने के सिलसिले में जब इयान मार्केट पहुंचती है तो अचानक उसे भूख लग जाती है और सूप पीने के लिए एक शॉप में जाती है कि तभी उसकी मुलाकात यहाँ अपने बचपन के दोस्त ह्योंग से होती है। ह्योंग तो उसे पहली नजर में पहचान लेता है और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, स्कूल के दिनों का प्यार जो ठहरी। वो खुशी से कूदने लगता है कि तभी एक जरूरी कॉल आ जाता है जिसकी वजह से उसे फिलहाल के लिए वहाँ से जाना पड़ता है। असल में शहर के कुछ बिल्डर्स गांव को तोड़कर रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं जिसके खिलाफ गांव के सभी लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया है और इसकी अगुवाई खुद ह्योंग और उसकी बेटी जियोंग कर रही है। वो जाते जाते उसे रात में एक छोटी सी पार्टी में आने का न्योता भी देता है। रात होती है और हम सभी को वहाँ देखते हैं। यहाँ ह्योंग सभी लोगों को बताता है इयान महान कप्तान गो की बेटी है जिन्होंने अपनी जमीन को कौड़ियों के दाम पर हम गाँव वालों को बेच दिया ताकि हम सब यहाँ रह सके। सब बड़े सम्मान के साथ इयान को नमस्कार करते हैं कि अचानक वहाँ जेसिका आ जाती है जो कि और कोई नहीं इयान की कजन थी, मगर उन दोनों में कभी लगाव नहीं था। यहाँ तक कि आज भी वो इयान को देखना पसंद नहीं करती। उसके मुताबिक उसके अंकल गो दिमागी तौर पर पागल हो चुके थे, वरना कोई भी आदमी अपनी जमीनों को इतने सस्ते में नहीं बेचता। लोगों का कहना था कि जब उन्हें मालूम पड़ा कि उनकी पत्नी यानी इयान की माँ को लंग कैंसर है, तभी से उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया और अपनी नाव को ले जाकर समंदर में डुबो दिया। जेसिका की ये कड़वी बातें इयान को एक बार फिर अतीत में ले जाती है जब उसके पिता की मौत के बाद दादी माँ के साथ पूरा का पूरा परिवार उनकी माँ को कसूरवार ठहराते हुए न जाने कैसे कैसे अपशब्द बोल रहे थे। यहाँ तक कि दोनों माँ बेटी को रिश्तेदारों ने घर तक से निकाल दिया था। जेसिका यहाँ पर भी नहीं रुकती। वो हमेशा से इयान का साथ देने वाली ग्वेम पर उन दोनों के समलैंगिक होने का आरोप लगाती है और कहने लगी कि ये सब कुछ स्कूल के दौर में कई लोगों ने भी देखा था। बात हद से ज्यादा बिगड़ जाने पर ह्योंग फौरन जेसिका को फटकार लगाते हुए उसके सभी आरोपों को बेबुनियाद बताकर तुरंत वहां से निकलने को कहता है और फिर खुद ही गाना गाकर माहौल को थोड़ा सा खुशनुमा बनाता है जिसमें उसका साथ एक एक करके सभी देते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद हम इयान और ग्वेम को घर जाते हुए देखते हैं जहां इयान पूरे रास्ते सिर्फ और सिर्फ ह्योंग की ही तारीफ कर रही थी कि वो बूढ़ा होने के बावजूद भी कितना हैंडसम होता जा रहा है। यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी को भी कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। उसकी ये बातें सुनकर ग्वेम इयान को चिढ़ाते हुए कहती है, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया और इस उम्र में नैन मटक्का लड़ाने की फिराक में तो नहीं हो? इयान बोलती है, अरे नहीं, वो तो बस शराब के नशे में ही मैंने कह दिया। लेकिन दोस्त, मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। जिस तरह तुम मेरे लिए हर समय दीवार की तरह खड़ी रहती हो और फिर खुशी खुशी उसके गालों पर एक किस कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि एक दिन स्कूल के दौरान अपना प्यार जताने के लिए किया था। ग्वेम कहती है, ये तुम क्या कर रही हो बहन? अभी कोई देख लेगा तो सच में उसे जेसिका की बातों पर भरोसा हो जाएगा। जिसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगती है और कब घर पहुंच जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। अगले दिन ह्योंग सुबह सुबह ही इयान से मिलने के लिए वाइन और पैनकेक लेकर आ गया। ग्वेम बोलती है, आखिर इतनी सुबह सुबह कौन पीता है? मैं तो नहीं पीने वाली। जिस पर ह्योंग बोला, मैं तो अपने पुराने प्यार के लिए लाया हूँ। और फिर इयान के साथ रात का हैंगओवर उतारने के लिए एक एक जाम बना देता है कि तभी वहाँ ग्वेम का बेटा सियोंग पहुँचता है जो कि अपनी माँ को इस उम्र में दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता देख काफी गुस्सा होता है। दरअसल वो शहर में सब्जी बेचकर तंग आ चुका है और चाहता है कि माँ घर को बेचकर वहाँ रिजॉर्ट बना दे जिससे कि उसके बच्चे शहर में आरामदायक जिंदगी जी सके। परंतु ग्वेम इसके लिए तैयार नहीं। कुछ दिनों बाद ह्योंग के साथ गांव के तमाम लोग वहां बन रहे होटल का विरोध करने के लिए जुलूस निकालते हैं। तभी इयान की नजर सियोंग पर पड़ती है जो होटल के मालिकों के पक्ष में खड़ा था और उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था। इयान फौरन उसके पास जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन सियोंग नहीं मानता, उल्टा उसे धक्का देता है।
ये देख योंग सियोंग की इस बदतमीजी के लिए उसे जोरदार तमाचा मारता है, जिस पर सियोंग को और अधिक गुस्सा आ जाता है और वो अंकल योंग को इतनी तेज धक्का देता है कि उनके सर पर चोट आ जाती है। ग्वेम ये सब देखकर अपने बेटे को मारते हुए खुद की किस्मत को कोसते हुए रोने लगती है कि आखिर उसने ऐसी नालायक औलाद पैदा क्यों की। मगर सियोंग भी अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है। जिंदगी में कुछ ना करने का अफसोस और फिर परिवार का पेट पालना, ये सब अब उसके लिए काफी मुश्किल हो गया है। वहीं अस्पताल में योंग के इलाज के दौरान योन को डॉक्टर द्वारा एक हैरान कर देने वाली बात पता चली कि योंग को ब्रेन ट्यूमर है, जो कि अब इतना फैल चुका है कि ऑपरेशन करना मौत को दावत देने के बराबर है। दिलचस्प बात ये थी कि योंग को अपनी इस बीमारी के बारे में पहले से मालूम है, मगर आज तक कभी भी किसी से इसका जिक्र नहीं किया। दर्द और डर दोनों का सामना हंसते हंसते वो रोजाना कर रहा है। वो योन से इस बात को उन्हीं दोनों के बीच रखने की गुजारिश करता है, क्योंकि अगर गलती से भी बेटी जियोंग या फिर ग्वेम को भनक लगी तो ये जिंदगी जो वो इतनी खुशी से बिता रहा है सब पर पाबंदी लग जाएगी। आखिर उनकी जैसे बुजुर्गों की जिंदगी में होता ही क्या है। मौत तो वैसे भी उम्र के साथ दस्तक देने लगती है, लेकिन बदकिस्मती से अगर ढेर सारी दवाइयाँ और अस्पताल का बेड उसमें शामिल हो जाए तो समझिए जीवन के चंद लम्हों में शुमार उनकी खुशी का भी घर वाले गला घोट देंगे। बस यही वजह थी कि यान और ह्यूंग जैसे चुनिंदा लोग बीमारी की वजह से बंद कमरों में खुद को समेटने से बेहतर कुदरत के मिले उन आखिरी हसीन पलों को सब कुछ भुलाकर खुलकर जीना चाहते हैं। यान पूछती है, तो फिर तुम ये क्यों चाहते थे कि मुझे ये बात पता चले? ह्योंग जवाब देता है, क्योंकि तुम मेरा पहला प्यार हो और मैं अपनी जिंदगी में इतना अकेला हो चुका हूँ कि कम से कम कोई एक तो इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे का दर्द समझे। क्या तुम्हें याद है स्कूल के बाद मैं रोजाना तुम्हारे घर के बाहर खड़ा होकर तुम्हारी एक झलक के लिए इंतजार किया करता था, लेकिन ना जाने तुम क्यों घर के अंदर से मुझ पर पानी फेंक दिया करती थी। यान कहती है, पागल वो मैं नहीं थी, वो तो ग्वेम का काम था। ह्योंग अपनी बेवकूफी पर हैरान होता है। अरे मुझे तो लगा वो तुम हो जो मुझसे नफरत करती हो और मैं इसी वजह से तुम्हें मनाने के लिए हमेशा वहाँ खड़ा रहता था, जिसके चलते एक रोज मुझे बहुत तेज बुखार आ गया और 10 दिनों तक बेड से उठ नहीं पाया। अफसोस से ठीक होने के कुछ रोज बाद जब स्कूल पहुंचा तो मालूम पड़ा कि तुम स्कूल छोड़कर जा चुकी हो। वो दिन आज भी मुझे बेइंतहा दर्द देता है, लेकिन जब मुझे तुम्हारी हालत के बारे में सुनने को मिला तो समझ गया कि तुमने और तुम्हारी माँ ने क्या कुछ नहीं झेला। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, मुझे इसके लिए माफ करना। यौन उसकी बातें सुनकर भावुक हो जाती है और इतना नेक दिल दोस्त होने पर गर्व महसूस करती है। इस दिन के बाद से ह्योंग, यौन और ग्युम अपना ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ बिताने लगे, साथ में घूमने फिरने लगे और ढेर सारी बातों के साथ एक दूसरे का इस उम्र में सहारा बनने लगे। ह्योंग तो उन दोनों को ये भी सलाह देता है कि वो अपने अपने बेटे को सारी जायदाद देकर इस मोह माया से छुट्टी पा ले। वो उन दोनों के रहने के लिए अपना घर में बसेरा देगा। इस गांव में जो खुशहाली है वो शहर की भीड़ भड़ाके में कहाँ मिलने वाली है। ग्वेम उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम ये सब इसीलिए बोल रहे हो ना ताकि यौन वापस सियोल न जाए और तुम्हारे साथ घर में रहे। दोनों जोर से खिलखिलाकर हंसते हैं, परंतु यौन की खुशी के भीतर छुपा दर्द सामने बैठी यौन अच्छे से महसूस कर सकती है। यौन के आने से ह्योंग पहले से ज्यादा खुश है, मानो उसके लिए हर दिन जश्न के समान हो। वो अब और अधिक जीना चाहता है, मगर दोस्तों उन तीनों को क्या पता था कि ये उन लोगों की आखिरी मुलाकात है। और अगले ही दिन मार्केट में सब्जी बेचने आई ग्वेम और यौन को अपने सबसे जिगरी यार ह्योंग के गुजर जाने की खबर लगती है। वहीं दूसरी तरफ वोंग की वजह से उसके एक बिजनेस पार्टनर ने आत्महत्या कर ली, जिसके जिम्मेदार सभी वोंग को ठहरा रहे हैं। आखिर उसी की वजह से तो बेचारे के ऊपर इतना कर्जा हो गया था कि वो बैंक के तामझाम से तंग आकर अपनी जान दे देता है। दूसरी तरफ ह्योंग के श्रद्धांजलि समारोह में सभी गांव वाले ह्योंग की मौत का आरोप ग्वेम के बेटे सियोंग पर लगाते हैं, क्योंकि ह्योंग कहीं से भी बीमार नहीं था। लेकिन जब सियोंग ने उसे धक्का दिया तभी से उसे दिक्कतें शुरू हुई और इसके कुछ ही दिन बाद उसकी मौत हो गई। वही बची कुची कसर जेसिका आकर पूरा कर देती है और कहती है ह्योंग की मौत अधिक शराब पीने की वजह से हुई है, जिसकी वजह योन है। जब से वो आई थी तब से ह्योंग रोजाना उन लोगों के साथ शराब पीता था। देखते ही देखते श्रद्धांजलि सभा एक युद्ध में परिवर्तित हो जाता है।
हर कोई एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि तभी अपने पिता की मौत का अफसोस मना रही जोंग चिल्लाते हुए कहती है, मेरे पिता की जान किसी और की गलती की वजह से नहीं बल्कि ब्रेन ट्यूमर होने से हुई है। उन्होंने अपनी जिंदगी का जितना भी दिन जिया जिंदा दिली से जिया। मैं शुक्रगुजार हूँ यॉन और ग्योम आंटी की, जिन्होंने अंत तक उनका साथ दिया। उधर वॉन्ग के हाथ अपनी माँ की लाइफ इंश्योरेंस के कागजात लगते हैं, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर करोड़ों का बीमा करके रखा है। तभी कमरे में पत्नी जिन आती है और उसे जोर से फटकार लगाते हुए कहती है, कम से कम अपनी माँ को तो छोड़ दो। अब पैसे के चक्कर में क्या तुम उनके मरने की दुआ भी करोगे? जिंदगी में पूरी तरह से हार चुका वॉन्ग कहता है, तो फिर मैं क्या करूं? ऐसे ही खुद को बर्बाद होता देखूं? मेरे खुद के लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मेरी वजह से एक आदमी मर चुका है और अगर अब किसी और ने जान दी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। यॉन कहती है, तो क्या तुम इसके लिए अपनी माँ को मार दोगे या फिर दुनिया के साथ घोटाले करोगे? ईमानदारी से भी तो पैसे कमाए जा सकते हैं। वॉन्ग चिल्लाते हुए कहता है, इन सब का जिम्मेदार क्या मैं अकेला हूँ? क्या हर चीज का दोषी मुझे ही बनाया जा रहा है? तुम्हें क्या लगता है बेटी ताइसो और तुम्हें कनाडा क्या ईमानदारी के रास्ते पर चलकर भेज पाऊंगा? और अगर मैं बर्बाद हुआ तो तुम दोनों माँ बेटी कहीं की नहीं रह जाओगी। आज जो कुछ भी है सब मेरी बदौलत है। बस इसीलिए मैं भगवान से मना रहा हूँ कि माँ की मौत जल्दी हो जाए, तभी हम सब इस परेशानी से बाहर निकल पाएंगे। पति का ये रूप देखकर दंग रह जाती है और कहती है, तुम दौलत और शोहरत के आगे इतना अंधा हो चुके हो कि अपनी माँ की भी सगे नहीं रहे। वो माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने अपनी आधी से ज्यादा जायदाद तुम्हारी बेवकूफियत में लुटा दी, तो फिर आखिर हमारे क्या सगे बनोगे? इसीलिए मैंने फैसला किया है कि जैसे ही बेटी की पढ़ाई पूरी होती है मैं तुमसे तलाक लेकर वापस गांव चली जाऊंगी और अपने दोनों माँ के साथ वही जिंदगी गुजारूंगी। अब मुझे कनाडा नहीं जाना, इसीलिए तुम अपनी माँ की मरने की मन्नत भी मांगना बंद कर दो। वही रात में सोते समय अचानक ग्वेम की तबीयत बिगड़ जाती है और डॉक्टर को दिखाने पर मालूम पड़ता है कि वो ऑस्टियोपोरोसिस की आखिरी स्टेज में है और अब मुश्किल से ही कभी ठीक से खड़ी हो पाएगी। ग्वेम यॉन से पूछती है, मैंने सुना है दूसरे देश में एक खास तरह का इंजेक्शन है जिसे लगाने के बाद बेदर्द मौत मिल जाती है और इंसान खुशी खुशी इस दुनिया को त्याग देता है। यॉन कहती है, हाँ ऐसा होता तो है, लेकिन सरकार कुछ स्पेशल केसेस में ही उसकी अनुमति देती है। हम जैसे बूढ़े लोग जिनका खुद का परिवार है वो तो बस अंतिम सांस तक संसार के सारे दर्द घुट घुट कर सहते हैं। आखिर इसी को तो बुढ़ापा कहते हैं। कुछ ही ह्योंग जैसे खुशनसीब होते हैं जो मौज मस्ती करते हुए बिना परेशानी से चले जाते हैं। रात में जब यॉन घर वापस आती है तो वहाँ वॉन्ग उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी साफ साफ नजर आ रही है। माँ से अब तक की अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और बिना सोचे समझे उस पर इतना भरोसा करने के लिए धन्यवाद देता है। दोनों माँ बेटे पूरी रात ऐसे ही पुरानी बातें करते हैं और जैसे ही माँ की आंख लगती है वॉन्ग थोड़ी ही देर बाद वहां से चला जाता है। शायद उसे एहसास हो गया था कि उसने अब तक कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की है और अब वो माँ के आशीर्वाद से इन सभी चीजों को सुधारना चाहता है। सुबह होती है और हम यॉन को पिकनिक नाम की एक छोटी सी कविता लिखते हुए देखते हैं। वो ग्वेम का जिक्र करते हुए कहती है, तुम जब मुझसे मिलने आई थी तब मैं न जाने कब का मर चुकी थी। मैं दर्द और दुख में भी दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुरा रही थी, मगर वो तुम थी जिसने मुझे जिंदगी को दोबारा जीना सिखाया। वाकई जीवन एक पिकनिक की तरह है जहां आप रोजाना नए कपड़े पहन के पुरानी सभी चीजों को अलविदा करने के लिए बाहर निकाल देते हैं ताकि उसे कुछ बेहतरी का एहसास हो सके। एऑन इस कविता को खत्म करने के बाद अपने बैंक अकाउंट में जमा सारे पैसे ह्योंग की बेटी जियोंग को सौंप देती है। फिर बहू जिन को कॉल करके पहले उसकी माँ का हालचाल बताती है, फिर कहती है कि उसने सियोल वाले घर को बेचने का फैसला कर लिया है, जिससे मिलने वाली सारी रकम वो उसके अकाउंट में डाल देगी ताकि वो बेटी ताइसो के साथ कनाडा जा सके। साथ ही साथ उसे हिदायत देती है कि ये सारे पैसे वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगाए, क्योंकि अंत में ताइसो और वॉन्ग कब तक उसके साथ रहेंगे इसका कोई पता नहीं। कुछ दिन बाद ग्वेम अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आ जाती है। दोनों को मालूम पड़ता है कि गांव में जल्द ही होटल बनने वाला है। सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है, इसीलिए अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। परंतु वो जाएंगे भी तो कहाँ? सियोल का घर तो बिक गया। यॉन कहती है, हम पिकनिक पर सियोंजे जाएंगे।
जिसे सुनकर ग्वेम थोड़ा सा हैरान होती है, मगर फिर हामी भर देती है। आखिर वो उनके बचपन की यादगार जगहों में से एक जो थी। बस फिर क्या था, दोनों पिकनिक पर जाने से पहले सारे मनपसंद व्यंजनों को बाजार से खरीदते हैं, कविता पर खुद की फोटो चिपकाने के लिए अच्छी अच्छी सेल्फी लेते हैं और अंत में घर को पूरी तरह साफ सुथरा करके नए कपड़े पहनकर पिकनिक के लिए सौंजय की पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर सियोंग जब माँ से मिलने के लिए घर आता है तो उसे अपने लिए पूरा घर साफ सुथरा नजर आता है, जहाँ टेबल पर ग्वेम ने घर के कागजात, कुछ थोड़े बहुत पैसे और साथ ही साथ निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी टेबल पर छोड़ दी है। सियोंग ये देख कर रोने लगता है और उसे एहसास हो जाता है कि अब माँ कभी वापस नहीं लौटेगी। दूसरी तरफ दोनों दोस्त अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है और एक सुकूनदायक जगह पर बैठकर आराम फरमाते हुए सामने के नजारे को देखते हुए घर से बनाकर लाए व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। इसी दौरान यॉन को एक बार फिर से अपने स्कूल का वही पुराना ख्वाब याद आ जाता है, जब 6 दशक पहले इसी जगह पर वे दोनों यहाँ घूमने के लिए आते थे। तभी एक रोज वहाँ ह्योंग हाथों में कैमरा लेकर छुपके से आ जाता है और उन दोनों की फोटो क्लिक करने लगता है। इसी दौरान गलती से पोज देते वक्त यॉन अपने जिगरी दोस्त ग्वेम को किस कर लेती है और ये हसीन पल ह्योंग की निगाहों के सामने कैमरे में कैद हो जाता है। आज भी वो दोनों उसी जगह पर खड़े थे, एक दूसरे की जिंदगी में की गई उपलब्धियों को गिनाते हैं कि कैसे उन लोगों ने इतनी दिक्कतों का सामना करने के बावजूद भी जिंदगी का ये लंबा सफर तय किया और फिर एक दूसरे का हाथ जोर से थामकर अगले जन्म में दोबारा से दोस्ती को निभाने का वादा कर बुढ़ापे की मोह माया और किसी के कंधे का बोझ बनने से बेहतर उसी पहाड़ी से खुशी खुशी कूदकर ह्योंग के पास रवाना हो जाते हैं। बस कुछ रह जाता है तो उनकी मेहनत से कमाई गई विरासत, जो बुढ़ापे के इस दौर तक शायद उनके बच्चे के काम आ सके, जिसके साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की कहानियां रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।